हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बायोलॉजी के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत के बारे में। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारे मोनेरा जगत से, और इससे पहले मैंने आपको कई सारे वीडियो दिए थे और आपको मैंने जीवाणुओं के बारे में बताया था। पूरा आपको डिटेल से कई सारी वीडियो देकर मैंने आपको क्या करा, जीवाणु समझाया। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत। हालांकि जो मोनेरा जगत है वो हमें जीवाणुओं से पहले पढ़ना चाहिए, पर मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो को बाद में बना के दिया है। अब इसके बाद में बनाने का कारण क्या था, क्योंकि आपको देखिए मोनेरा जगत से इतने क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, पर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, बनते हैं, बहुत बनते हैं क्वेश्चन। पर जितने जीवाणुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने मोनेरा जगत से नहीं पूछे जाते हैं। इसी कारण से इस वीडियो को मैं बाद में लेके आऊँ, ताकि आपको जीवाणु वाला जब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आप मोनेरा जगत को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हालांकि इस वीडियो को आप अगर सीरीज़ बाय करना चाहें तो देखिए, आपको मैंने वर्गीकरण टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको 5 जगत वर्गीकरण बताया है। उस वर्गीकरण के बाद आप इस वीडियो को लगाइए और उसके बाद आप इसमें जीवाणु वाले वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए मोनेरा जगत। मोनेरा का मतलब होता है दोस्तों एकल। ठीक है, क्या होता है? एकल। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी चीज़ एक हो उसको हम मोनेरा कहते हैं। इस जगत के जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी बहुत भी संभावना होती है, जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, रेगिस्तान आदि। दोस्तों अब यहाँ पर आपको देखिए, इस बात को जब मैंने आपको बताया कि मोनेरा कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी जीवन की संभावना होती है, तो आपको कुछ फील नहीं हुआ? ठीक है, आपने कुछ पढ़ा हुआ महसूस नहीं करा ना। देखिए पढ़ा हुआ महसूस आपने कहाँ करा होगा, जब आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा। ठीक है, बैक्टीरिया वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि मोनेरा जगत और बैक्टीरिया में समानता है। अरे भैया समानता है, क्योंकि मोनेरा जगत में ही बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। यानी कि जहाँ पे भी थोड़ी बहुत जीवन की संभावना है वो मोनेरा जगत कहलाता है, और मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आता है। और बैक्टीरिया वो हैं जहाँ पे भी कार्बनिक पदार्थ मौजूद होता है वहाँ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया शरीर के अंदर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के ऊपर होते हैं, पादपों में होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है। ये इतनी सी बात थी। अब दोस्तों ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा वी टेकर ने, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। ये वही वी टेकर है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इनके लक्षणों की। लक्षणों में देखिए सबसे पहले, अब देखिए मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। अब देखिए एक कोशिकीय मतलब इनको इंग्लिश में यूनिसेलुलर कहा जाता है। जैसे कि जीवाणु क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर होती है तो जीवाणु भी तो मोनेरा जगत में आते थे ना। फिर से वही बात हमारी समझ में आ गई। और प्रोकैरियोटिक मतलब कि जिसमें केंद्रक नहीं है, जिसमें केंद्रक नहीं है। तो देखिए प्रो का मतलब होता है जो अभी शुरू ही नहीं हुआ। प्रो का मतलब पहले, केंद्रक से पहले का मतलब कि जिसमें केंद्रक नहीं है वो होता है प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। अच्छा, डीएनए इसमें पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए नहीं पाया जा रहा है, डीएनए होता है पर केंद्रक के बाहर, क्योंकि केंद्रक तो है ही नहीं। केंद्रक के बाहर पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड्स। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो डीएनए होता है वो किस रूप में पाया जाता है? न्यूक्लियोइड्स में। ठीक है, अच्छा आगे अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पर इसके और अन्य लक्षण की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए केंद्रक के बाहर पाया जाता है, जबकि हम अन्य जीवों की अगर बात करें तो अन्य जीवों में जो डीएनए होता है वो केंद्रक के भीतर पाया जाता है। केवल यहाँ पर मोनेरा जगत के जीवों की बात हो रही है। इस चीज़ को आप अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में। और मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक क्या होता है? डीएनए केंद्रक के बाहर पाया जाता है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ जैसे कि गुणसूत्र, ठीक है, किसी झिल्ली द्वारा बंधे नहीं रहते, बल्कि जीव द्रव्य में पूरी तरीके से बिखरे रहते हैं। मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिखरे हुए पाए जाते हैं। आगे देखिए कोशिका भित्ति कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? देखिए इसमें
पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं और एमिनो अम्ल पाए जाते हैं इस कोशिका भित्ति में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए तथा रिक्तिका भी अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और क्या है ये, रिक्तिका, ये सभी मोनेरा जगत के जीवों में नहीं पाए जाते, यानी कि बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, रसायन संश्लेषी होते हैं, मतलब केमिकल्स या किसी भी चीज़ को खा पी के ये क्या कर सकते हैं, अपना रसायन भोजन बना सकते हैं। या परपोषी यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने की क्षमता भी पाई जाती है, जैसे कि कुछ ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये खेतों में देखिए आपने क्या करा होगा, खेतों में क्या करते हैं, फसलों में जो नाइट्रोजन को बनाते हैं, इस वायुमंडल से ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये क्षमता पाई जाती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, बैक्टीरिया वाले टॉपिक में पढ़ाया था। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी मोनेरा सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम इसमें 17S प्रकार का पाया जाता है, जबकि मोनेरा स्वपोषी, परपोषी तथा सहजीवी होते हैं। तो देखिए लाइन रिपीट हो गई है। अगर सहजीवी का हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर सहजीवी में हमारे पास राइजोबियम, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों बहुत जल्द आपको एक राइजोबियम पे वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, मोनेरा सदस्यों को जीव मंडल का महत्वपूर्ण अपघटक माना जाता है, क्योंकि देखिए कई सारी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से हम यहाँ पर मोनेरा सदस्यों को क्या करते हैं, जीवमंडल का अपघटक के रूप में जानते हैं। बात करते हैं मोनेरा जगत के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों मोनेरा जगत का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, मतलब इसके 4 भाग हैं, जिसमें पहला जीवाणु, ठीक है, जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। दूसरा आपका है एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा आपका आर्कीबैक्टीरिया है, और चौथा है आपका साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों कभी कभार क्या होता है ना, कुछ जैसे किताब आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको केवल इनके 2 ही टाइप मिलेंगे, जिसमें आपका एक आएगा आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा आपका आएगा साइनोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में ही यहाँ पर इसमें जीवाणुओं को ऐड करा गया है। ठीक है, जीवाणुओं को किस में ऐड कर दिया है, आर्कीबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पादपों वाले जीवाणु को कहते हैं। तो आपको साइनोबैक्टीरिया पे मैंने आपका एक वीडियो बना के दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटे वे में, अब हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे कि सभी जीवाणु मोनेरा जगत में आते हैं, यह वास्तव में पौधे नहीं होते। संसार में प्रत्येक स्थान पर ये पाए जाते हैं। इनकी संरचना सरल होती है तथा व्यवहार में ये बहुत ही ज़्यादा जटिल होते हैं। मतलब जो इनका व्यवहार है, जो इनकी प्रकृति है या नेचर कहें हम, तो इसमें क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं, समझने योग्य नहीं होते हैं। जबकि एक्टिनोमाइसिटीज, जिनको कवक सम, यानी कि ये बिल्कुल कवक के जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए अब यहाँ पर कवक की बात हो रही है, अभी कवक का आपको वीडियो मिलेगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो देखिए इनको कवक सम जीवाणु कहते हैं, मतलब ये जीवाणु जैसे होते हैं ना, सेम टू सेम कवक के जैसे होते हैं, क्योंकि देखिए इनकी रचना कवक के समान होती है। अब रचना कवक के समान होती है तो इनको हम यहाँ पर मोनेरा जगत में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए रचना समान होने से ये कवक नहीं हो जाते। इनमें देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनका जो संगठन होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, जीवाणुओं के जैसा होता है। किसकी तरह होता है, जीवाणुओं के जैसा होता है, जिसके कारण इसको हम यहाँ पर मोनेरा जगत में पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है ये। देखिए आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसके सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव कहलाते हैं। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो जो सबसे पहले जीव बने थे वो कौन से थे, आर्कीबैक्टीरिया थे। जिसके कारण ये जो आर्की शब्द है ना, आर्की का मतलब है बहुत पुराना। ठीक है, इस शब्द को जोड़ के इनको आर्कीबैक्टीरिया कहा गया। और कहीं कहीं पे किताबों में आपको प्राचीनतम जीवित जीवाश्म अगर पूछ ले, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया थे, सबसे मेन बात इनकी, ठीक है, ये जो आर्कीबैक्टीरिया थे ये अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं। सबसे कठिन जो भी वास स्थान होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, इन स्थानों पर पाए जाते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पर नाम आप याद रख लीजिए, आद्य प्रोकैरियोटिक समूह, आद्य प्रोकैरियोटिक समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ये अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप इनका वास स्थान की बात करें तो ये अत्यंत लवणीय झीलों में पाए जाते हैं।
ठीक है, गर्म झरनों में पाए जाते हैं और दलदल व कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वास स्थान के कारण इनको 3 समूह में विभाजित किया गया। अब ये 3 समूह कौन कौन से थे? पहला समूह था मिथेनोजोन, दूसरा है हेलोफाइल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। ये 3 समूह में इनको क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। मिथेनोजोन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये ऐसे जीव होते थे जो दलदली स्थानों पर पाए जाते थे। यहाँ पर देखिए अनॉक्सी जीवाणु पाए जाते थे। जो अनॉक्सी जीवाणु है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं और इनका काम था कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदल देना। कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदल देना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों एक अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल को ये क्या करते थे? इससे मतलब मीथेन उत्पन्न करने का गुण होता है इनके पास, जिसके कारण यहाँ पर मीथेन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखना होगा आपने कि जो भी दलदली स्थान होते हैं वहाँ पर क्या होता है ना, मीथेन बनने लगती है, जिसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्स गैस क्या होता है? मार्स गैस कमेंट करके बताइए। ज्वलनशील गैस कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस को क्या कहते हैं? ज्वलनशील गैस कहते हैं। तो ये सारे गुण क्या होते हैं? ये किस में होते हैं? मीथेनोजोन वाले दलदली स्थानों पर रहने वाले जीवाणु में होते हैं, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स दोस्तों अति लवणीय जल में पाए जाते हैं। अति लवणीय जल में पाए जाने वाले ये जीव होते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे होते नहीं अति लवणीय जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपको बता दो देखिए अमेरिका की एक झील है जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, ये विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील कहलाती है और इसी में क्या होता है ना, ये जो हेलोफाइल्स होते हैं ये पाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है ना, ये इस झील में प्रकाश जो भी आता है ना, उस प्रकाश से क्या करते हैं, एक मतलब इन जीवों के पास क्या होती है ना, एक वर्णयुक्त झिल्ली होती है जिसका ये निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब अपने शरीर पे मतलब क्या होता है ना, जो भी सौर विकिरण होती हैं, मतलब सूरज से जो प्रकाश से जो विकिरण आ रही होती हैं, उनकी सहायता से ना यहाँ पर ये एटीपी बनाने में सहायक होते हैं। एटीपी ऊर्जा सुना होगा आपने, एटीपी ऊर्जा बनाने में सहायक होते हैं और यहाँ पर सोलर रेडिएशन विकसित कर लेते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन तो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये कि हेलोफाइल्स किस लिए आते हैं, ये सौर विकिरण को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्मोएसिडोफिल्स की। थर्मोएसिडोफिल्स दोस्तों ये भी आर्कीबैक्टीरिया में होते हैं और ये देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं? गर्म गंधयुक्त झरनों में पाए जाते हैं। मतलब ऐसे झरने जो गर्म होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, उसमें पाए जाते हैं और ये 80 डिग्री ताप तक के सहन कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है, इसको भी सहन कर सकते हैं और ऑक्सी परिस्थितियों में गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो देखिए गंधक अम्ल का निर्माण करने वाले जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से होते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए बात करते हैं, आगे यहाँ पर चौथे नंबर पे आता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पे आपको मैंने एक वीडियो पहले ही दिया है, यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये प्रकाश संश्लेषित जीवधारी होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इनको इसी कारण से पादप जगत में भी रखा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है इनको, और कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ ये सहजीवी के रूप में रहते हैं। मतलब सहजीवी मतलब कोई मतलब टेंशन नहीं है यहाँ पर, सहजीवी मतलब जो क्या करते हैं अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनको नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नीलहरित शैवाल आपको मैंने वीडियो में बताया था, नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। इनमें कोशिका की मूल संरचना कवकों की अपेक्षा जीवाणु से अधिक समान होती है, जिसके कारण इनको हम बैक्टीरिया समूह में रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया है। क्यों बैक्टीरिया? क्योंकि देखिए होते तो कैसे हैं, कवकों जैसे हैं, पर यहाँ पर इनकी जो संरचना है वो कैसी है, जीवाणुओं से अधिक मिलती है, इसी कारण इनको बैक्टीरिया समूह में रखा जाता है और मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। कल मिलते हैं आपको ठीक 3 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।